अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद कोयम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना। प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इस दुआ के साथ इस दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर व बरकत के बहुत सारी नवीद लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात पे एक नज़र डालते हैं कि अखबारात ने खबरों को किस तरह कवर किया। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। वजीर आजम का 1 करोड़ लोगों के लिए रिलीफ पैकेज और कलअदम तंजीम के मुआहदे से मुतालिक खबरें आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया हैं। नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं। सदर चेयरमैन नैब को बरतरफ कर सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार वापस। जरदारी, अब्बासी, मरियम, शहबाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। 1 माह से भी कम अरसे में नया ऑर्डिनेंस जारी। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकान अब्बासी को रिलीफ नहीं मिल सकेगा। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत के हवाले। नैब ऑर्डिनेंस को रोजनामा एक्सप्रेस ने कुछ इस तरह से हाईलाइट किया। तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर के हवाले। रोजनामा नवाए वक्त ने भी वजीर आजम इमरान खान के बयान को फ्रंट पेज पे शाया किया। कलअदम तंजीम से बातचीत ही मसले का हल। खून खराबा चाहते हैं, न बदरमली से किसी को फायदा होगा। इमरान खान। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं। पीटीआई कोर कमेटी इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर इजहार तशवीश। वापस लेने का मुतालबा। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को महंगाई से रिलीफ देंगे इमरान खान। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं। गवर्नमेंट स्ट्रिप्स एसजेसी ऑफ पावर्स टू रिमूव नैब चीफ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, एसजेसी स्ट्रिप्ड ऑफ पावर टू रिमूव नैब चीफ। द न्यूज की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं। पीटीआई परटर्ब्ड ओवर ईसीपी नोटिसेस सिक विड्रॉल। डेली टाइम्स ने रिलीफ पैकेज को हेडलाइन के तौर पर लिया। मेगा रिलीफ पैकेज ऑन द कार्ड्स फॉर द नेशन ने वजीर खजाना के बयान को फ्रंट पेज पर शाया किया। पाकिस्तान IMF टू साइन डील दिस वीक सेज थ्रीन। ये थे ये अखबारात की अहम खबरें और अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। तीसरा तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती बदनुमानी के केस नैब को वापस। वजीर आजम का रिलीफ पैकेज तैयार। 1 करोड़ अफराद को फायदा पहुंचेगा। अदम एतमाद के मामले पर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और मरियम के बयानिए से इनहराफ। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं बनेगी, फैसल करीम कुंडी का ऐलान। कश्मीरियों के बाद सिखों ने भी भारत से आज़ादी के लिए आवाज़ उठा दी। कौमी अखबारात के इदारियों में कलअदम तंजीम में से मुआहदे की पजीराई की गई है, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। रोजनामा डाउन में आरफा नूर साहिबा का कालम है, एज ऑफ एक्सट्रीम्स, इस पर हम बात करेंगे। और हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसी जा रही हैं, इस पर बात होगी। और ट्विटर टॉप ट्रेंड क्या था, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या आज तो माशाल्लाह जब हम सो के उठे हैं तो अब मंजर ही बदला हुआ था सारा। और वो जब हम आते हुए अंधेरा और हवाएं और बारिश और एक आप सर्दी का इंतजार कर रहे थे ना, अब सर्दी आ गई। सर्दी नहीं, वो तो मुझे सर्दी का तो आपकी शू शू से समझ आ गई है कि सर्दी आ अलार्म गई बज है। गया, अलार्म जो है वो बज गया। खालिद साहब जो है मेरे तब गौर से देख रहे हैं और शायद उन्हें कोई जुमला आ रहा है लेकिन वो उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि देर से सर्दी आई है, लेकिन अब जितनी देर से आई उतनी तेजी से जो है ना वापस ना चली जाए। नहीं, वापस ना चली जाए, आ रही है तेजी। अच्छा, उतनी तेजी से आ रही है। अच्छा सर, तीसरा तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस जो है वो पेश हो गया है और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती बदनुमानी के केसेस वापस मिल गए। फिर सदर मुमलिकत को इख्तियार मिल गया चेयरमैन नैब के वाले से। और फिर हमारे जो सबसे ज़्यादा प्यारे मतलूब हैं जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा को रिलीफ नहीं मिलेगा इस ऑर्डिनेंस के बाद। राजा आमिर साहब, आमिर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल है पहले रिपोर्ट जो इस पर बनी है वो देख लें, उसके बाद फिर आते हैं इस पर। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जबकि मुदारबा केसेस भी वापस नैब को सौंप दिए गए हैं। नैब ऑर्डिनेंस से आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वैसे ही चलेंगे। ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा और 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट
जबकि पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और नैब चेयरमैन को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को होगा। तीसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जर जमानत के तयन का इख्तियार भी नैब अदालत को दे दिया गया है। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और राज साहब नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे और नैब के हवाले से उनसे बेहतर में हाले कमेंट्स कोई नहीं कर सकेगा। राज साहब, तीसरा ऑर्डिनेंस आ गया और ऐसा लग रहा है कि तमाम इख्तियारात हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं। देखिए जी, ये तो अपोजिशन का जो एतराज़ है, मैं इसमें कोई वजन नहीं देखता और अपोजिशन महज एतराज़ बराए एतराज़ कर रही है। बल्कि ये जो दोनों ऑर्डिनेंसेस आए हैं, एक अभी आया है और एक 6 अक्टूबर को आया था, इन दोनों जो तरमीम है इससे असल में जो ज्यादा फायदा हो रहा है वो अपोजिशन के अरकान को हो रहा है जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हो, ख्वाजा साद रफीक हो, दीगर हो। और यही वो गालिबन वजह है कि अपोजिशन टीवी पे आके ऑप्टिक्स तो कर रही है, अगर वो इस ऑर्डिनेंस को समझती कि इससे कोई ऐसे इख्तियारात हुकूमत ने लिए हैं तो वो फौरन से पेशतर इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करते कि जनाब ये जो तरमीम है ये जो उनसे बुनियादी खदोखाल है नैब का उसके खिलाफ है, आईने पाकिस्तान के खिलाफ है। तो इसको चैलेंज ना करने का मकसद यही नजर आ रहा है कि इसका फायदा अपोजिशन को भी होगा और हुकूमत के वो अरकान जिनके खिलाफ अगर कोई नैब की केसेस हैं तो उन्हें भी काफी हद तक, और ब्यूरोक्रेट्स को इसमें होगा, बिजनेस कम्युनिटी को होगा। तो काफी ये जो अमेंडमेंट्स हैं इससे वो लोग के जो कि करप्शन के मेगा केसेस में इन्वॉल्व हैं, लगता है कि उनके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। अच्छा सर, आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और इसमें अपोजिशन को भी फ़ायदा है, हुकूमती अरकान को भी। तो ये तो एक किस्म का एनआरओ नहीं टाइप कोई चीज़? देखिए, एनआरओ नहीं कहेंगे, हुकूमत जल्दबाजी में कानून साजी तो कर जाती है, लेकिन जैसे उस वक्त वो ये कानून साजी कर गए कि जनाब इसमें से प्राइवेट पर्सन को निकाला, कि जैसे मुदारबा के केसेस हैं या जैसे हाउसिंग स्कीम्स के केसेस हैं कि वो तो एक प्राइवेट शख्स है, उसने एक जमीन अभी तक उसके पास मौजूद नहीं है, लेकिन 5000 फाइलें उसने लोगों को बेच दी, करोड़ों रुपए कमा लिए, और अगर वो चुप करके चला जाता है या उनके पैसे वापस नहीं करता तो इससे तो आम आदमी को बहुत नुकसान। अच्छा सर, ठीक है, आखिरी सवाल आपसे है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को दे दिया गया और अपोजिशन का ये कहना है कि जी ये तो फिर आपने चेयरमैन नैब को अपनी जेब में डाल लिया। देखिए, इसमें भी ऐसे है कि पहले जो सा इख्तियार वाजे नहीं था, कानून में ये था कि चेयरमैन नैब को उन्हीं ग्राउंड्स पे निकाला जा सकता है जिस तरह एक सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, लेकिन उन्होंने फोरम नहीं बताया था कि कौन निकालेगा। अब ये जो अमेंडमेंट आ गई है इसमें इनके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कह सकते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको निकाल सकती है, उसमें क्लियर कर देते ये बात, जैसे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को निकालने का तरीका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और वो ही उसे निकालती है। लेकिन इन्होंने अब ये राइट दे दिया है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट उसको, क्योंकि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है तो वो ही उसको निकाल भी सकेगा। लेकिन बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब हमसे बात कर रहे थे। शफीक साहब, मैं नैब ऑर्डिनेंस पे बाद में बात करूंगा, आप चूंकि एक सहाफ़ी हैं, मैंने आपसे शुक्रिया एक्नॉलेजमेंट का थोड़ा सा मैंने ना कुछ एक आपसे पूछना था। 92 अखबार की लीड है, फ्रॉड मुजारबा केसेस नैब को वापस। पाकिस्तान की नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। अच्छा, फिर आ जाए दुनिया की सदर चेयरमैन नैब को बरतरफ कर सकेंगे। अच्छा, खबरें की है कि ऑर्डिनेंस जारी और शहबाज मरियम जो है उनके नहीं होंगे। नवाए वक्त की भी यही है और फिर उनका कि जो जुडिशल काउंसिल से लेके सदर को दे दिया गया। एक्सप्रेस की भी यही है कि चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को दे दिया। ये जंग की है कि वजीर आजम चेयरमैन नैब को हटा सकेंगे, ये क्या चक्कर है? ये मुझे समझ नहीं है। तमाम अखबारात ने कहा कि सदर हटा सकेंगे, वजीर आजम कहाँ से आ गए? इसमें दी न्यूज़ भी है, इसमें जियो भी है। इनका काम ही ट्विस्ट करना होता है और ये अपनी मर्जी की जो आप एक हैंड आउट आया हुआ है, जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका मुताला कर लें, उसमें कहीं भी नहीं क्लियर लिखा है कि
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बरतरफ कर सकते हैं उसको, या उसको हटा सकते हैं। अब ये देखें ना, ये तो उस तरह है ना कि जितने केसेस जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो जाते हैं रजिस्ट्रार के पास, फैसला आता है तो क्या होता है, फलां बेंच, फलां जज ने फैसला किया। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई रजिस्ट्रार ने ये फैसला किया, उनकी इंडिकेशन पे हुआ। तो ये जंग ग्रुप और जियो का और ये सारा द न्यूज़ का ये वतीरा है कि ये ना अपनी पंजाबी कहते ना वक्खी जो गल कर देना, यानी जो असल मौजू होता है उससे हटकर ये जो बयानिया था, ये बयानी मुस्लिम लीग नून, कल के 7 से 12 तक सारे शोज देख लें, मुस्लिम लीग नून के लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दे दिया है। अरे भाई आप नया ऑर्डिनेंस पढ़ लेना, अगर आपने किसी सियासी पार्टी या का अपना तर्जुमान बनना है या किसी ग्रुप का तर्जुमान बनना है तो फिर आप सियासत में आ जाएं, कम अज़ कम आप फैक्ट्स को अपना ट्विस्ट ना करें। और वो फिर मैं वफाद चौधरी की बात करूँगा, वो कहते थे फेक न्यूज़। अब देखें ना, ये जो बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई मानने में आ रहा नहीं कि बड़ा ग्रुप है। अब ये जो एक अपना नरेशन देगा, ये किसी के बारे में कहेगा, लोग क्या कहेंगे, भाई ये प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार मिल गया। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप फेक न्यूज़ या ट्विस्ट ना करें, आप जो फैक्ट है उसको दे दें, फैक्ट देने के बाद आप उस पर आप बहस करें। अब वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस, अरे भाई प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर, प्राइम मिनिस्टर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उनके कहने के बगैर तो यहाँ पता नहीं चलता, क्योंकि उनको लोगों ने वोट दिया, मुंतखब होकर आए, पूरी पार्लियामेंट के बैक पे है, जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है। क्या माजी में ये ग्रुप ये कहता रहा है कि फलां जी फलां प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हुआ है फलां, भैया भाई ये ना बाइस है, ये अपना बुग़्ज़ इमरान खान में ये करते हैं, और ये सहाफ़त में फिर हमें गिला करते हैं और लोग हमें बातें करते हैं, यार साफ़ी देखो ये क्या कर रहे हैं। ठीक, तो हमें इसमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। राणा साहब, आपकी इजाज़त से शफीक साहब जो बात कर रहे हैं, इसका छोटा सा फॉलो अप देना चाहता हूँ कि अगर आप जंग अखबार को फ्रंट पेज को आज देखें तो इसमें जो है आज हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि आज किस तरह हुकूमत जो है वो जंग ग्रुप का हदफ है। और इसमें लीड के साथ अगर आप देखें 2 और ख़बरें हैं, एक अंसार अब्बासी साहब की है और एक उमर चीमा साहब की है। और आज जंग ग्रुप में जो नून लीग का मीडिया ब्रिगेड है वो भी हमें बड़ा मुतहरक जो है वो नज़र आता है। इंसार अब्बासी साहब ने भी इस लीड का जो है वो आगे उसका फॉलो अप दिया है उसी अंदाज में जिस अंदाज में लीड दी गई है। और उसके साथ जो उमर चीमा साहब की स्टोरी है वो आप देखें कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, उसकी एक रिपोर्ट है। तो उसमें वो अपनी रिपोर्ट के अंदर ही ये बोल रहे हैं कि ये जो पीका एक्ट है जिसके तहत सोशल मीडिया पर जो है वो कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो ये तो नून लीग के दौरे हुकूमत में पीका एक्ट 2016 लिखा हुआ है, तो उनके दौर में वो आया है। उस हवाले से वो कोई बात जो है कि नून लीग के अंदर ही आपने देखा कि ये जो जिस कालादम तंजीम के मामले में अफाम तफहीम से मामला तय पाए हैं और कितना 10 रोज़ तक मसाइल रहे, लेकिन जब फैज़ाबाद धरने में ऑपरेशन हुआ तो तमाम टीवी चैनल जो हैं अब वो नून लीग के दौर में जो है वो आफिर किए गए। लेकिन इस हवाले से हमारे ये मसूफ जो है ये जिक्र करने के लिए तैयार। सर एक बात मुझे बताइएगा कि जो हम जर्नलिज्म का एक असूल है कि जो फ्रॉम द हार्स माउथ जो बात हम सुने हम उसे एज इट इज़ दें, उसमें हम अपनी जो है राय ना शामिल करें, अपना तबसरा और तजिया ना शामिल करें। अगर ये करना है तो कॉलम लिख लें, हमको कुछ और कर लें, लेकिन जो सुर्खी है वो वही होनी चाहिए जो किसी ने कही है। तो ये अचानक उन्होंने अपने तौर पे अज्यूम करके जो दी, इसका क्या पीछे? पहली बात तो ये कि अचानक नहीं होती। अच्छा, इसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है, इसके पीछे एक एजेंडा होता है, इसके पीछे एक पूरी सोच और फिक्र है कि इस खबर को हमने किस तरह से ट्विस्ट करना है और इस ट्विस्ट करने के पीछे उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसलिए मैं ये अचानक नहीं कहता, एक खास मनसूबा बंदी के तहत प्लान होकर ये सब चीज़ें दी जाती हैं ताकि हम अपने जो सियासी अज़ाइम है ना उसको इस खबर के ज़रिए जो है ना वो अचीव कर सकें। एक कॉन्टेक्स्ट तो ये है। दूसरी बात देखिए, नैब की जो हालिया तरमीम हुई है ना, इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है, इसार राणा साहब पहले कहा यह जा रहा था कि शायद नैब के पर काट दिए गए हैं, अब एहतसाब का दरवाज़ा बंद हो गया है और सब कुछ जो है ना बस लपेट दिया गया है। अब ये जो 1 महीने के बाद दोबारा तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इसका मकसद क्या है? एक तो उसको रिकवर करना है, वो जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है कि नैब खत्म हो गया है। बिल्कुल। और इसमें आप देखिए ना, बात यह है कि नैब ने जो रिकॉर्ड साज रिकवरी की थी, जिसका बार बार वो जिक्र भी करते हैं कि हमने इतने अरब रुपए निकाले हैं माजी के मुकाबले में, उसकी एक बड़ी वजह थी ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ थी, बिल्कुल ये जो फ्रॉड थे, ये जो बदनवानियाँ थी, ये जो लूट मार थी लोगों के साथ इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, उसको वो इन्वेस्टिगेट करते थे जिससे इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होता था। अब ये दोबारा उसको इख्तियारात वापस मिले हैं नैब को, नैब चेयरमैन के बारे में कहा गया है। फिर इसी तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग थी
वो आवाम से फ्रॉड वाले मामलात आ गए, फिर ये जो 6 अक्टूबर से पहले के मुकदमात थे वो वापस नैब को वापस दे दिए गए हैं। ये जो कहा जा रहा था कि ये सारे के सारे इन्होंने अपने आप को बहाल कर लिया है। सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आप मैं यहाँ पे बैठ के हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है वो मजबूत भी होना चाहिए, मौसर भी होना चाहिए, शफाफ भी होना चाहिए, बेलाग भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है हमारी रूलिंग एलीट का, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इससे अपने आप को रिलीफ लेना चाहती है, सियासतदान इससे अपने आप को रिलीफ लेना चाहते हैं, कारोबारी तबका इससे अपने आप को रिलीफ लेना चाहते हैं और हुकूमतों पे दबाव डालते हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो नई तरमीम हुई है इसके नतीजे में जो एहतसाब का अमल है वो किस हद तक आगे बढ़ता है। राना साहब, ये सलमान साहब ने बात की है कि ये नई तरमीम से एहतसाब का अमल किस तरह आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल में एम्बिग्यूटी दूर हुई है। जब ये ऑर्डिनेंस आया तब हम आप भी थे कि भाई ये सारा फिर अदालतों पहुँच गए रिलीफ लेने। और जो खालिद यूसुफ ने बात की है ना कि अखबार पॉलिसी जो मर्जी रखे, मुझे आपको जिसको मर्जी टारगेट करे, लेकिन जो फैक्ट उसको ट्विस्ट ना करे। ज़ाहिर आप एक अखबार के एडिटर हैं, तो ये क्या होता है? ये आपकी अपनी इस तरह होती है या पीछे से मालिक कहता है कि भाई ये पॉलिसी ऐसे करो? क्योंकि फैक्ट्स को जो जर्नलिस्ट या साफ़ी होता है वो फैक्ट्स को ट्विस्ट नहीं करता। आपने भी कहा कि जो वो कहता है वो रिपोर्ट करो। इसके पीछे क्या कहानी है? अच्छा देखिए, मेरा बीइंग जर्नलिस्ट ये मैं समझता हूँ कि अगर मैंने किसी चीज़ पे तबसरा करना है या अपनी ख्वाहिश है मेरी कोई, तो उसके लिए मैं कालम लिख दूँ, मैं तजिया लिख दूँ अपने नाम से। मैं ये लिख सकता हूँ कि जी ये सदर को मिल गया इख्तियार, लेकिन वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे तो सदर ये करेंगे, मैं तजिया लिख सकता हूँ। लेकिन अगर हम ख़बरों में और ख़ुसूसी तौर पे जो लीड है उसमें मैं समझता हूँ ये साफ़ती बदयांती है। मैं एक शफीक साहब का प्रोग्राम देख रहा था, कामरान शाहिद साहब का, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उनका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। उनमें मुझे शाहिद साहब की झलक नज़र आती है। शाहिद साहब मेरे पसंदीदा अदाकार थे। कल जिस तरह उन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया और जितने गुस्से में वो बोल रहे थे और सदाकत अब्बासी साहब को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दे रहे थे और अपनी राय उन पे थोप रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो इदारे हैं वो इदारे रियासत का हिस्सा हैं, जेल होते हैं रियासत तब चलती है। पाक फ़ौज हमारा इदारा है और हमें उस पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने हर मुश्किल वक्त में सैलाब हो, ज़लज़ला हो, इवन मरदमशुमारी हो, हर जगह पाक फ़ौज अपनी सर्विस दे के हम उसे सल्यूट करते हैं। लेकिन ये एक चीज़ को हाईलाइट करना और बार बार उसे बढ़ाना, कामरान शाहिद साहब ने कल जो कुछ किया, मैं समझता हूँ वो सहाफ़ती इक़्तिदार की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। और फिर ये कि मेरा ख्याल है कि चूँकि सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ नहीं है तो वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरी ज़ाती राय जो है। मैं ज़रा चाह रहा था कि रिलीफ पैकेज जो 1 करोड़ अफराद का है उसको क्या है, उसके खद्दो खाल क्या हैं, ज़रा वो डिस्कस कर लें, क्योंकि महंगाई के बाद अगर ये वाला पैकेज आता है तो डेफिनेटली इससे आवाम को फ़र्क तो पड़ेगा। एक रिपोर्ट है, पहले मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को रिलीफ फराहम करने की ठान ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई से मुतालिक एक पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। पैकेज के तहत 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को रिलीफ दिया जाएगा। PTI की कोर कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। जो पैकेज इस वक्त इंशाल्लाह ताला हम ला रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। उसके नतीजे में जो हमारी 1 करोड़ से ज़्यादा, उसकी तफसीलात बाद में बताऊंगा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़मन में। उन्होंने कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में लोग बराह रास्त मेयर मुंतखब करेंगे। पंजाब में मेयर और चेयरमैन के इंतखाबात बिला वास्ता होंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के मामले पर दोबारा सोच विचार की गई है। आजम सवाती और मुझे इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज दिया, वो ज्यादती है, उसे वापस होना चाहिए। पंजाब में इंतखाबात, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, वो बराह रास्त इंतखाबात होंगे और डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए शहर अपने अपने मेयर जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर दोबारा हमने सर जोड़ा है, जिस तरह से आजम सवाती साहब के ऊपर और मेरे ऊपर जिस किस्म का शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो ज्यादती पर मबनी है और हम समझते हैं उसको फौरन विड्रॉ करना चाहिए।
देखिए राणा साहब, अब ये देखें जो जिसका गिला कर रहे हैं अपना फवाद फवाद चौधरी साहब, पहले मैं उनके जो रिलीफ पैकेज पे आता हूँ। ठीक है, रिलीफ इन हालात में जो महंगाई यकीन इसमें आ रही महंगाई बढ़ी है, डॉलर ऊपर जाएगा महंगाई बढ़ेगी। अब होता है, माजी में हमने इस प्रोग्राम में बात की कि टारगेटेड रिलीफ होनी चाहिए। ये जो 1 करोड़ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं ये टारगेटेड हों, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इनकम कम है। ये ना हो कि ये अपने सब पे ये तकसीम हो जाए और उसमें गरीब अमीर इकट्ठे आ जाए। इसका कोई मैकेनिज्म बनाएं। पहले सलमान नवेद साहब बात कर चुके हैं, प्रोग्राम में मैं भी कर चुका हूँ कि इसको टारगेटेड रिलीफ बनाएं, सबको ये नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा उन्होंने जो कहा है ना, देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया है, अब देखें इस वक्त ये सारा मीडिया वार है। अब मुस्लिम लीग नून देखें, उसकी मीडिया स्ट्रेटजी इतनी ताकतवर है कि इशू होता नहीं जनाब वो तमाम मीडिया पे आए। तो इसमें ज़रा कोई चैनल वाले भी उनके साथ है, इसमें कोई शक नहीं कि जो उसने सहाफ़त में आपने जो जिक्र किया है वो मैं तो उसको बेईमानी कहूँगा। अब इसी में है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो रेफरेंस दिया उसका MQM का, वो सारे जल हो जाते हैं। लेकिन इस इशूज़ पे, चाहे वो कालदम तहरीक का इशू हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का इशू हो, इसमें सिवाय शेख रशीद के और फवाद चौधरी के कोई नहीं बोला। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह हर 5-10 मिनट पूरा दिन में 6-10 बार आते हैं नून वाले, कोई उनका इशू होता है ना कि लूटे गए, मारा गया, उसको रिहा करो, ये करो, वो करो। लेकिन वो चीज़ जो है हमारे कैबिनेट मेंबर में नहीं आ रही, PTI में नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। और सब जेल हो, और जब आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप उसको रिपीट करोगे। और मेरे ख्याल है सबको इकट्ठे होना चाहिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब ये फवाद साहब और सवादी साहब जाएं तो सबको जाना चाहिए, शो करना चाहिए कि भाई हम आपके साथ हैं। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में जाते थे अपना ये केसेस में, ये या नैब कोर्ट में, तो पूरी मिनिस्टरों की लाट जाती थी। बिल्कुल सही। तो जेल हो जाएं और ऐसे इसका मुकाबला करें। अगर वो लड़ रहे तो कोई इसका कोई हल नहीं होगा। सलमान साहब, जो रिलीफ पैकेज है इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अगर ये पैकेज जैसे कि प्लान है पहुंच गया 1 करोड़ अफराद तक, तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो लोगों को सुकून मिलेगा। लेकिन ना इस मौके पे जिस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो काफ़ी क्राइसिस का शिकार है, वहाँ 1 करोड़ लोगों को इस तरह का कोई माशी पैकेज देना, मैं खुद समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है और सोसाइटी को उसका बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो अभी शफीक अवान कह रहे थे ना, जो मेरी इतलात हैं ये सारी टारगेटेड नहीं है, और एक मखसूस तबके को पेट्रोल के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है ना, राशनिंग के अंदर ये सपोर्ट दी जा रही है। अब सवाल सिर्फ ये है, ऊपर से बैठ के जब आप एक ऐलान करते हैं तो उसकी शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाए। इसमें फिर बड़ा रोल जो है ना वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का है। अच्छा, इसमें सानिया निश्तर साहिबा का जो काम है ना जी, एहसास प्रोग्राम का, वो बहुत शानदार है, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब देखना ये है कि वो जो मैकेनिज्म बनाते हैं 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, वो क्या मैकेनिज्म बनता है, कैसे वो रिलीफ मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम वो आ रही है जो कल प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि हुकूमत के अच्छे इकदाम को वुज़रा जो है ना वो लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। एक प्रॉब्लम तो ये है। देखिए, एक बड़ा प्रॉब्लम आता है इत्तेहादी पॉलिटिक्स में। इसार राना साहब, मुस्लिम लीग काफ इस वक्त इत्तेहादी जमात है ना, MQM इत्तेहादी जमात है ना, ये हुकूमत के से मराहत तो लेना चाहते हैं, वजारतें तो लेना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ खड़े होकर हुकूमत की तारीफ करने के लिए तैयार नहीं होते और हुकूमत को लीड करते हुए नजर नहीं आते। इत्तेहादी जमातों के अंदर लोग जो है, मुस्लिम लीग, काफ और MQM, इसी तरीके से जो वुज़रा की एक बड़ी फौज दर फौज है, उसके लोग भी आपको बहुत ज़्यादा लीड करते हुए नजर नहीं आते। तो अवाम को ये बताना और हुकूमत के साथ खड़े होना, ये प्राइम मिनिस्टर ने कल इस पे जो अपनी रिजर्वेशन शेयर की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। सिर्फ मसला ये नहीं बड़े बड़े इशूज़ के ऊपर, भाई जो बड़े बड़े स्टेप्स हुकूमत उठा रही है, एहसास प्रोग्राम के हवाले से, हेल्थ कार्ड के हवाले से, राशनिंग के हवाले से, ये जो नया पैकेज आ रहा है, आपको वुज़रा कितने बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे बताइए ना। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो गुस्सा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और हुकूमत को अपने वुज़रा के अंदर भी जो है ना एक अच्छा खासा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम लाना चाहिए। खालिद साहब, अब फवाद चौधरी साहब को जैसे उन्होंने किया है, नोटिस किया है इलेक्शन कमीशन ने, देखिए फवाद चौधरी साहब हों और वो सवाती साहब, वो हुकूमत के तर्जुमान हैं, नुमाइंदे। फवाद साहब तो हैं ही तर्जुमान, स्पोक्समैन है, तो वो जो भी बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट कर रहे होते हैं ना, तो जब उनको इस तरह की सूरत हाल हो तो मेरा ख्याल है कि बाकियों को उनको इखलाकी सपोर्ट के लिए साथ खड़ा होना चाहिए ना। देखिए, एक तो बाकियों को भी पार्टी के अंदर और वज़रा को भी साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जब एक पार्टी या हुकूमत का मौक़िफ़ कोई मिनिस्टर जो है वो दे रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को भी उस मौक़िफ़ को मानना चाहिए और सुनना चाहिए
और उनको भी जो है वो तहम्मुल के साथ उसको उनके मौक़िफ़ को जो है वो लेने की बजाय वहाँ पर फौरी रिएक्शनरी उनको जो है रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। इस मामले में भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अब बड़ा सख्त रवैया जो है अब वो अख्तियार किया था, हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को कहीं भी बायस नज़र नहीं आना चाहिए। और दूसरा जो राना साहब सलमान बात कर रहे थे टारगेटेड सब्सिडी की, तो इसमें जो बेहतरीन मॉडल है वो असास प्रोग्राम का मॉडल हुकूमत के पास मौजूद है। और जब पिछला कोरोना का में शिद्दत आई थी तो उस वक्त भी इस प्रोग्राम के तहत 1.25 करोड़ लोगों को रिलीफ दिया गया था और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अदारों ने इस अदारे की कारकर्दगी का जो है वो तस्लीम किया था, इतराफ़ किया था। और इस साल भी असास प्रोग्राम के लिए बजट के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 260 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। और इसी तरह जो है आगे कई और रिलीफ के प्रोग्राम, मतलब सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो इस दौर में इस हुकूमत का जो प्रोग्राम है वो हेल्थ कार्ड का है। बिल्कुल ठीक है, जो केपी के अंदर तमाम लोगों को मिल चुका है और पंजाब में भी जो है दिसंबर के अख्ताम तक तमाम जो आबादी है उसको मिल जाएगा। तो इस तरह जो बाकी जो तबकात हैं हमारी सोसाइटी के उनको भी रिलीफ देने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम ठीक है। जनरल साहब एक फिक्र मैं कहूँगा कि 1 करोड़ अफराद, अब मैं एक फ़र्द हूँ, आप एक फ़र्द हैं, खालिद साहब एक फ़र्द है, आबिद साहब एक फ़र्द है, ये कैमरा मैन एक फ़र्द हैं, इनके पीछे एक ख़ानदान है। ये 1 करोड़ सिर्फ अफराद को नहीं मिलेगा, ये 1 करोड़ ख़ानदानों को रिलीफ मिलेगा, उनके पीछे पूरी फैमिली। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे शफीक अवान साहब का हरदिल अजीज़ इशू जो है उस पर बात करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी इजाफा करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। जी वेलकम बैक जी। शहबाज शरीफ साहब ने एक मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद का वक्त नहीं आया, जबकि मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं इस पे अड़े हुए हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना वज़न जो है वो मरीम साहिबा के पलड़े में डाल दिया और उन्होंने ये कहा है कि जी हम अभी नहीं समझते कि अदम एतमाद के ऊपर काम करना चाहिए, ना हमारा ये टारगेट है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी कहा कि ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बन जाए, लिहाजा अपोजिशन के अंदर एक चौमुखी जो है वो शुरू हो गई। शफीक साहब आप फजल रहमान साहब पे बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब पे बात करेंगे? टॉस कर लें। अब देखें ना, मसला ये है कि शहबाज शरीफ के बिल्कुल बयानियाँ ये रोज़ा रोशन की तरह यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है एज़ कम्पेयर टू नवाज शरीफ और फजल रहमान और मरीम नवाज के। अब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत नहीं चलने देनी, उसको तब्दील करना है। हुकूमत तब्दील कैसे करेंगे? अदम एतमाद लाएंगे ना, जिससे बड़ा प्रोसेस हुआ है जमहूरियत बलूचिस्तान में। अब वो राग लाप रहे हैं और जनाब हमारे शहबाज शरीफ साहब वो बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं जी अदम एतमाद को भूल जाए, अदम एतमाद का वक्त नहीं है। अब ये इनके बयानी का फ़र्क अब बिल्कुल वाजे होते रहे, क्रैक वाजे होते जा रहे हैं। अब पहले अपना किबला अंदर दुरुस्त कर लें कि उन्होंने करना क्या है, फिर आगे की बात करें। फिर आप देखें जो फैसल ये बड़ा कहता था कि हमने शामिल नहीं कर रहा ना इसको पीपल्स पार्टी को। और कल परसों शहबाज ने जो तकरीबन अपना मीडिया टॉक की कल डेरा गाजी खान में, उसमें हम पीपल्स पार्टी को वापस लाने की कोशिश करेंगे।
और पीपल्स पार्टी ने उन्हें बिल्कुल कह दिया है कि फैसल करीम कुंडी साहब का बयान है कि हमें पीडीएम में आने की कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी वो जो अपोजिशन का इकट्ठे होने का था वो पीपल्स पार्टी ने खुद ही कह दिया कि हम आपके दरवाजे बंद कर दिए। हम आपका दरवाजा नॉक नहीं करेंगे। दरवाजे उन्होंने बंद किए, ये नॉक, ये हम दरवाजा आपको नॉक नहीं करेंगे। ठीक, इस पे थोड़ा उनको इबरत का सामान पकड़ना चाहिए नवाज शरीफ को, मरियम साहबा को और फिर फजल रहमान साहब को, कि वो मुसलसल ना इत्तेहादी पॉलिटिक्स के उनके पता ही नहीं कैसे होती है। फजल अपना हमारा जो नवाब नसरुल्लाह थे वो इत्तेहादी पॉलिटिक्स के बादशाह थे, उनसे गुफ्तगू होती थी, हम कहते थे यार ये टांगा पार्टियां, वो कहना तो नहीं पता है इत्तेहादी उत्ते वेट वधा है। तो ये खुद निकालने के दर पे हैं। अब तो शुक्र है कि पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि हमें आपसे आने को दिलचस्पी कोई नहीं है। और अब यही अगर पॉलिसी चलती रही तो एक दिन जो है शहबाज शरीफ अलहदा होंगे और फजल रहमान अलहदा होंगे और नवाज शहबाज दो तो है ही अलहदा। अच्छा सलमान साहब, फजलुर रहमान साहब को क्यों ज़रूरत पेश आई ये बयान देने की कि जी हम अभी हमारा टारगेट अदम एतमाद नहीं है शहबाज शरीफ साहब के बयान के बाद? क्या उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि वो इस सियासत में मरियम और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, शहबाज शरीफ के साथ देखिए, नहीं? पहली बात तो ये है कि वो उनको लगता ही है कि अदम एतमाद अगर आ जाए तो इमरान खान चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बाकी रहेगी, या PMLN की हुकूमत आ जाएगी तो शहबाज शरीफ उसमें कोई रोल प्ले करेंगे। वो तो इस एजेंडे के मुखालिफ हैं। देखिए ना, इस वक्त तजाद क्या है इसार साहब? तजाद ये है कि पहले है कि वफाक में और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। दूसरी बात यह है कि नहीं जी छोड़ें, इस तहरीक अदम एतमाद को फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर देते हैं, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मार्च 2022 में इंतखाबात होने चाहिए। फिर वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान नहीं, हमें लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, इस्लामाबाद जाके सब कुछ धड़न तख्ता करना पड़ेगा, हुकूमत का खात्मा करना पड़ेगा। फिर आगे आ जाए तो वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब खुद ही इस्तीफ़ा दे दें। अच्छा, फिर वो आगे कहते हैं जी हम तो शफाफ इंतखाब चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हुकूमत को घर भेजना इस वक्त मसले है ही नहीं। अच्छा, फिर पार्टियों के अंदर तकसीम है इस्तीफ़ों के मामले में। आपने देखा कि वो जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे था कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार किया है, PMLN ने कौन से इस्तीफे दे दिए हैं, फजल रहमान की कौन सी बात मान ली है। यानी ये भांत भांत की बोलियां बोलने वाले जो हैं, इनकी मुख्तलिफ हिकमत अमलियों में इतना तजाद है कि आज तक ये अपोजिशन सामने नहीं आ सकी। आप देखिए कितना बड़ा इशू था महंगाई का, और इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे किए थे। आपने भी देखा, हम सब ने देखा कि 200, 300, 400 की रैलियां निकाली हैं, उस शहर से निकाली हैं जहां ये कहते हैं हमारी सियासत का गढ़ है। लोग निकलने के लिए आपके लिए तैयार नहीं है। DG खान का जलसा आपने देख लिया कि किस किस्म का जलसा था। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर लगता था कि वो किसी और दुनिया के अंदर रहते हैं, उनको हकाइक का ही नहीं पता कि हमने बात क्या करनी है। इधर से मरियम के साथ आप देखिए जो शोकाज नोटिस के साथ जो कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपोजिशन जो है, आप हुकूमत पे लाख तनकीद करें, लेकिन उस हुकूमत पे लाख तनकीद करने से कोई 5 लाख तनकीद जो है वो अपोजिशन पे करें कि इनके पास है क्या चीज देने के लिए, कौन सा चूरन है जो ये बेचना चाहते हैं। ना कोई इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास कोई अल्टरनेट प्लान है, ना इनके पास कोई एक हिकमत अमली है कि जिसके तहत चलना चाहते हैं। और होता ही है शाम को बैठ के ये होता है कि किसने शहबाज शरीफ को बाईपास करना है, किसने मरियम को बाईपास करना है, किसने फजल रहमान को बाईपास करना है, किसने बिलावल भुट्टो को बाईपास करना है। यानी आपस में दस्तों गिरेबान होकर एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, और सारे जो है वो चाहते ही है कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारा मामला भी तय हो जाए। ये वो तजाद है जिसमें जमहूरी सियासत का जो तमाशा अपोजिशन बना रही है वो भी सबके सामने है। खालिद साहब, जो मेरे पास एक इतलात हैं कि जो लाहौर का 133 NA है, उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उनके नीचे MPA मुंतखब हुए थे, तारिक कराई साहब, उनको भेजा है और उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाएँ, और हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन जितना मैक्सिमम वोट आप ले सकते हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं कि अगर PTI इलेक्शन से बाहर जाती है तो वो वोट सारा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और पीपल्स पार्टी एक माइलेज चाह रही है कि हमें ये मिल जाए। और मेरी इतलात ये है कि बेतहाशा पैसा भी पीपल्स पार्टी लगा रही है, बेतहाशा पैसा खिला भी रही है। बात बिरयानी से और कीमे वाले नान से आगे बढ़ गई है, आपकी इतलात क्या है? अच्छा देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मसूफ हैं MPA ये लाहौर में मौजूद हैं, और पीपल्स पार्टी की जितनी भी वहाँ की कोई सरगर्मियाँ हैं उनकी वो निगरानी कर रहे हैं। और सिर्फ वहाँ पर कारकुनों या बाकी मकामी लोगों की नहीं, बल्कि जो सूबाई लीडरशिप है उसको भी पाबंद बना दिया गया है कि वो अपना सारा वक्त जो है इसी हलके के अंदर गुजारें। और दूसरा, जहाँ जरदारी साहब हैं वो बराह रास्त लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पार्टी के अंदर जो नाराज़ लोग थे उनको भी फ़ोन करके आमादा कर रहे हैं। और दूसरा, वो आबादियाँ भी आइडेंटिफाई की जा रही हैं कि जिन आबादियों में पैसा जो है वो माजी में भी इस हल्के के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, और जहाँ से जो है वो आसानी के साथ लोगों को तोड़ा जा सकता है। और पीपल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा हदफ है ना इस इलेक्शन में,
वो ये है कि जो लोग पीपल्स पार्टी के पीटीआई में या नून लीग में गए हैं उनकी वो वापसी चाहते हैं, और उसमें उनकी कोशिश ये है कि किसी हद तक उनका जो वोट बैंक है उसमें कुछ इजाफा हो जाए। मैं आपसे पूछता हूँ साराना साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की खालिद कयूम ने कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो लोग उनसे टूट के कहीं चले गए हैं और ज़रा फरार हो गए हैं वो वापस जो है ना गुमराह होने की बजाय वापस पीपल्स पार्टी में आ जाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के पास है क्या देने के लिए? अगर मैं कोई पीपल्स पार्टी का साबिक रुकन हूँ और मैं वापस आना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ छोड़कर, तो आपके पास है क्या मुझे देने के लिए? आपकी जेब में है क्या? कितनी? शेख चिल्ली साहब ने ना सो रहे थे तो उन्होंने ख्वाब देखा कि उन्होंने ना एक घोड़ा बेचा है, तो जो खरीदने वाला है वो कह रहा है कि जी मैं इसके दूंगा आपको 5,000 दरम। तो शेख चिल्ली ख्वाब में कह रहे हैं कि नहीं मैं तो 10,000 दरम लूँगा। बहस होते होते एकदम उनकी आँख खुल गई, उन्होंने देखा ना घोड़ा ना बंदा, आंखें बंद करके कहते चलो 5,000 दरम दे दो। तो पीपल्स पार्टी का वो हाल है। तो पीपल्स पार्टी ख्वाब जो देखती है वो आंखें खोलने के बाद कहती है कि चलो जो मिल रहा है वो मिल जाए। लेकिन ये बात तय है सलमान भाई कि अब दौर चले गए खाली दिलकश नारों और दिलकश ना वो नज़रियाती तकरीर सियासत से रही, ना रही वो है। उस तरह की अब तो चीज़ें रही। परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर आप स्टे कर सकते हैं, और हम पीटीआई की हुकूमत को भी जो बार बार हम अपने तौर पे कह सकते हैं वो यही है। और जिसका देख लें कि 1 करोड़ अफराद के लिए आ रहा है ना, पूरी दुनिया में महंगाई खानदानों के है, लिए। पूरी दुनिया में महंगाई है, उसके बावजूद हम अब फाइट कर जर्मनी रहे में हैं। अपनी तारीख की बदतरीन इस वक्त इन्फ्लेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, यूरोप पूरा यूरोप इसका शिकार है। राणा साहब एक दाद आप ज़रूर उनको दें पीपल्स पार्टी वालों को। देखिए उन्हें नताइज तो 2018 में भी लाहौर के अंदर नहीं मिले, वोट भी बहुत कम मिले, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि वो कम वोट मिलने के बावजूद भी मैदान में रहते हैं। और यहाँ पर लाहौर शहर के अंदर एक बड़ी जमात थी किसी वक्त में, जमात इस्लामी, वो देखें हर इलेक्शन में 3-4 नशिस्तें जो हैं वो लाहौर से हासिल करते। अब उन्होंने मायूस होकर उम्मीदवार देने छोड़ दिए। उम्मीदवारी देने छोड़ दी। ये वैसे क्रेडिट दे दे, सही कह रहे हैं पीपल्स खान पार्टी साहब को को क्रेडिट क्रेडिट देना कि वो कैंडिडेट तो कम से कम खड़ा कर रहे हैं। और असलम गिल जैसा पुराना क्रेडिट मैं नहीं दूंगा, क्रेडिट पीपल्स पार्टी देगी, मैं नहीं दूंगा। मैं साहबा जो मैंने नहीं कोई, वो फिलहाल पीपल्स पार्टी देगी फिलहाल वो क्रेडिट जो है। क्रेडिट आपसे लेना चाहते हैं। नहीं मैं तो नहीं दूंगा भाई, कि पीपल्स पार्टी मैं दे कहता दो हूँ तो ये दे अच्छी बात है ना कि इस प्रोग्राम के अंदर हम तमाम जमातों की आवाज़ बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अच्छा काम करता है हम उसकी तारीफ करते हैं, और जो बुरा काम करता है हम उसे कंडेम करते हैं। अच्छा सर, अब जो लंदन बरतानिया में सिखों ने खालिस्तान तहरीक के हवाले से रेफरेंडम किया था, तो उम्मीद वो ये कह रहे हैं कि 50,000 से ज़ायद वोट हमें मिल सकते हैं। और इसके बाद ये सिलसिला कहाँ तक जाएगा? अमजद चौधरी साहब आपके बरखुरदार हैं, यहाँ से ही गए हैं और वो लंदन में हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त भी हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। तो मैंने कहा ज़रा उनसे अपडेट लें। अमजद साहब क्या अपडेट है रेफरेंडम के हवाले से? जी साराना साहब, अभी तक तो रेफरेंडम का रिज़ल्ट सामने नहीं आया क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर भी वहाँ पे मौजूद थे और इसको अभी टाइम लगेगा इसका रिज़ल्ट सामने आने पर। लेकिन जो कुछ कल वहाँ पर हुआ वो आप सब ने देखा, फुटेज में भी आपने देखा कि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए थे और क्यूएं लगी हुई थी और बहुत सारे लोग जो हैं वोट डाल नहीं सके। और ये सिर्फ अभी लंदन का रेफरेंडम था, इसके बाद मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर सिटीज़ में भी इसने जाना है और उसके बाद अमेरिका, कनाडा और फिर आखिर में ये पंजाब में जाएगा। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो हैं वो अब बहुत सख्त खिलाफ हो चुके हैं कि जो वहाँ पर किसानों के साथ मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जो सिखों के साथ कर रही है, ये तमाम जो है उस चीज़ का एक किस्म का रिवेंज आप कह लें कि लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पे पहुँचे और अब वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। उनका मानना था कि उन्होंने पहली ईंट रख दिया और इसके ऊपर अब खालिस्तान की इमारत खड़ी होगी। खालिस्तान का नक्शा भी वहाँ पर पेश किया गया। जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें सारी तफसीलात से आगाह किया। सिख जो हैं हमारे भाई, वो टॉप ट्रेंड भी आज सिख के नाम से है। तो मेरा ख्याल है कि जो लंदन की वो ये आगाज़ है, ये खाली सिर्फ बरतानिया में नहीं, ये सर ये पूरे यूरोप में और उस हिस्सों में जाएगा। तो क्या कोई रिजल्ट नज़र आता है इससे? देखिए, मैं खालिद कयूम साहब को कोट करूँगा कि पीपल्स पार्टी हर मैदान में मौजूद होती है, हर इलेक्शन में मौजूद होती है और सिख अपनी शनाख्त शो कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि वहाँ सिखों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, गिद्दों के साथ क्या हालात हो रहे हैं, और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है जो कि रजिस्टर्ड हुई है। आप देखें जो हमारे जो नेशनल इदारे हैं, UN वगैरह दूसरे ह्यूमन राइट्स के, ये सब ये चीज़ें, ये आपको शायद ये एक्सरसाइज जो है, कुछ हमारे दोस्त कहते हैं ये मॉक एक्सरसाइज है।
अरे भाई कम से कम अब दुनिया पूरी तवज्जो तो इधर कर रही है बिल्कुल ठीक है, ना। आलमी मीडिया कंट्रोल कर जैसे रहा हम है। कश्मीर के हवाले से करते हैं, आलमी मीडिया कवर कर रहे हैं ना। कश्मीर के हवाले से करते हैं, उसमें हमें मसला उजागर करना होता है। और ये जो आपने कहा ना कि ये तहरीक यहीं तक नहीं रहेगी, इंडिया के बाकी सूबे भी जो हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अलहदा अपना अलहदगी दी जाए, अलहदा मुल्क तस्लीम किया जाए। और जब ये आवाज़ बार बार अपना गूंजती है ना, बार बार ये नॉक करते हैं, बिल्कुल, तो ये आवाज़ सुनी जाती है और रिजल्ट इसका हमेशा लेट आता है। देखें पाकिस्तान बना, कितनी जदोजहद थी कायद आज़म के उनके साथियों की, हमने मुल्क हासिल कर लिया ना। तो इनको भी जो हमारे सिख भाई हैं, इनको भी ये कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सिर्फ एक आधे रेफरेंडम से, एक आधी चीज़। और ये पूरी दुनिया में कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि लंदन में, अमेरिका में, बाकी मुल्कों में कर रहे हैं। अपनी आवाज़ उठाएं, जब ये आवाज़ उठाते हैं तो उस मुल्क की हुकूमत वो भी नोटिस करती है कि ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो है, ये बड़ा अच्छा उनका तरीक़ेकार है और इसको जारी रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो मैं कह ज़रा उनसे भी पूछूं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये अभी हम बात कर रहे हैं रेफरेंडम के हवाले से, खालिस्तान के तहरीक के हवाले से जो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हो रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं कि ये आगाज़ है और ये पूरे यूरोप में और अमेरिका में और सब जगह जाएगा। तो आप समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट बनेगा आलमी सियासत पे, और भारतीय सिख कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट बड़े वाज़े तौर पे सामने आएंगे। एक तो ये कि ये सिख इस महज पे पहुंचे क्यों कि उन्होंने एक रेफरेंडम करना मुनासिब समझा या जरूरी समझा। वो ये मैसेज है कि अक़लियतियों के लिए भारत अब रहने की जगह नहीं रही। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ मुसलमान भी परेशान हैं, उनके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज वहाँ पे हो रही, कश्मीर में भी और बाकी भी। सो एक तो ये इशू जो है ये जोर पकड़ेगा, इसको अक़वाम आलम में जो थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज है वो वाज़े होना शुरू होगा। और फिर ये है कि अगर ये जो सिखों का रेफरेंडम है, अगर ये वाकई एक अच्छी सूरत इख्तियार करता है जहाँ तमाम सिख बाहर जो है वो ये कहते हैं, और मेजॉरिटी या ये कह लीजिए कि अगर मोस्ट ऑफ देम दे कम अप विद दिस थिंग कि जी ठीक है, हमें अलग मुल्क चाहिए, पंजाब आज़ाद होना चाहिए, तो ये एक मॉरल अथॉरिटी बन जाएगी जिसके पीछे फिर एक तहरीक चलाई जा सकती है। ठीक ठीक। अभी तो वो लोग कह सकते हैं जो सिख अंदर हैं या गवर्नमेंट के वफादार हैं, वो कह सकते हैं जी ऐसे है, थोड़े से लोग हैं, चंद एक लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेडोमिनेटली अगर नजर आए कि ये ख्वाहिश है सिखों की, तो वो फिर ना सिर्फ उनको मॉरल अथॉरिटी मिल जाएगी परसू करने की, बल्कि बहुत सारे लोग और भी जो कि भारत में रह रहे हैं, खासतौर पे उनमें जैसे किसान हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वो इनको सपोर्ट करना बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, दो तीन चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कवर करना। रोज़नामा डॉन में आरफा नूर साहिबा का कालम छपा है, एज ऑफ एक्सट्रीम्स, और वो उन्होंने बात वही की है इंतहा पसंदी के हवाले से, और उन्होंने कहा कि इसके हवाले से हमें एक पूरी कौम को एक मुतफ़िका लाहेअमल पे आना चाहिए ताकि हम इसको एक दफ़ा ख़त्म कर दें, और सियासी तौर पे कमज़ोर निज़ाम जो है ना उसमें इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। देखिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से इंतहा पसंदी से बाहर निकलता है। और जब मैं इंतहा पसंदी कहता हूँ तो इसमें मजहबी इंतहा पसंदी के साथ साथ सियासी इंतहा पसंदी भी है, लिंग्विस्टिक इंतहा पसंदी भी है। अब सवाल कैसे है? देखिए, इसका सवाल हल ये है, जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारी रिलीजियस पार्टीज़ जो है ना वो लीड करते भी नहीं आएंगी ना एक्सट्रीमिज़म के कॉन्टेक्स्ट में, ये मसला हल नहीं होगा। आपने रियासत के निज़ाम को मजबूत करना है, आपने सियासी निज़ाम को मजबूत बनाना है। अभी आपने देखा ये जो कालिदम तंजीम के मामले में किस तरह से मजहबी जमातों ने उनको सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना, ये हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेशनल इलेक्शन प्लान बना था APS के वाक़े के बाद, अब हम उसको लगता है कहीं भूल गए। उस नेशनल इलेक्शन प्लान के जो 20 निकात हैं उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो साइबर क्राइम की जो दुनिया है ना,
जिसमें डिजिटल वॉर आ रहा है, जिसमें 5th जनरेशन वॉर आ रहा है, जिसमें साइबर लॉस की पॉलिसीज़ की बात आ रही है, इसको बुनियाद बना के आपको एक नैरेटिव जो है ना उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। और इसमें मीडिया का कॉन्टेक्स्ट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे के सारे लोग ज़्यादातर इंतहा पसंदी के जो रुझानात हैं वो मीडिया से निकल कर सामने आ रहे हैं। और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के अंदर जो हमारे फॉर्मल मीडिया के लोग हैं वो भी माशाल्लाह ऐसी बैशिंग करते हैं, ऐसी उसमें फेक न्यूज़ आ रही हैं जिससे एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो एजेंडा है पाकिस्तान का एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए। आपने दहशतगर्दी को तो काबू पा लिया है, अब दहशतगर्दी के साथ साथ एक्सट्रीमिज्म को कैसे हमने एलिमिनेट करना है, ये हमारा चैलेंज होना चाहिए। अच्छा शफीक साहब, आज मुख्तलिफ अखबारात, कौमी अखबारात ने जो इदारिया है वो कलअदम तंजीम के साथ जो मुआहदा हुआ है उसी को कवर किया है। उसके कुछ नकात हैं कि जी मुफाहमती किरदार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ़ और उन्मा का किरदार काबिल तारीफ़ है, और फिर यह कि एक मुस्बत कदम है, अच्छा है, वो बर वक्त हो गया, और जो स्टीयरिंग कमेटी है उसका क़याम इस बात की अलामत है कि ये मामले को हम हल करना चाह रहे हैं वंस फॉर ऑल। योर टेक। देखें ये अब देखें हमारे जो कौमी अखबारात हैं, ये जो इदारिया होता है किसी भी अखबार की पॉलिसी होती है, और वो ये उस पर उसको अप्रिशिएट करें, इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा खून खराबा टाला है। अब देखें खुदा न खास्ता अगर एक्शन होता, हाँ सही कह तो रहे हैं, हमारे लोगों को नुकसान होता। और ये अच्छी बात है कि अखबारात जो हैं वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इस खूनरेजी को अवॉइड किया है। और दूसरी तरफ जो कलअदम तंजीम, उन्होंने भी इसको माना, और जो उसमें करैक्टर हैं, आर्मी चीफ, वो प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर का है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, फिर अपना आपकी फ़ौज सब ने आके इसको अपना ये एक सतह पर ले आया कि ये खतरा टल गया। बिल्कुल ठीक और है। इसको अच्छी बात है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। जहाँ ये अप्रिशिएट करते हैं नेशनल कॉज को, वहाँ हम इनको सलूट करते हैं, और जहाँ ये अपना ट्विस्ट करते हैं तो वहाँ हमको क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छी बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शफीक साहब, एक चीज़ जहाँ पे ये कि ये मामला बड़े खुश असलूबी से हल हो गया, अल्लाह का शुक्र है, इसमें उल्मा ने बड़ा किरदार अदा किया। मुफ्ती मुनीब साहब ने बहुत पॉजिटिव किरदार अदा किया और उन्होंने इस मामले को सारे को टेक ओवर किया। लेकिन एक सवाल मेरा है, मैं शायद किसी मौके पे मुझे ये जवाब मिल जाए, वो ये है कि जो इस सारे वाक़े में पुलिस एहलकार शहीद हुए, क्या किसी आलिम ने उनकी भी जाके बात की कि भाई जो इनकी शहादत किस खाते में गई? मॉरल डाउन हो जाता है। इसका जो ये पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, क्या इनके का घर नहीं है, इनके बच्चे, इनकी फैमिली नहीं है? तो क्या मैं उल्मा, हम उनसे ही राय लेते हैं, हमारी ज़िंदगी जो है उनके बताए हुए उस पर चलती है। तो मैं चाह रहा था कि मुझे ज़रा पता चले कि क्या किसी आलिम ने ये भी बात की कि वो जो खून है बहा वो है, उसका भी कोई बात होनी चाहिए। ये मैं आपको बताऊँ कि इसमें कल एक प्रेस रिलीज़ तमाम अखबारात में और मीडिया में जारी हुई, जिसमें हमारे जो आला फौजी हकाम हैं, आला फौजी अफसरान हैं, वो ख़ास तौर पर जो पुलिस के शोहदा हैं उनके घरों में भी गए, और जो ज़ख्मी हैं ज़ख्मियों की भी इजाज़त की। एक अच्छी मिसाल जो है वो कायम किया। दूसरा जो इंतहा पसंदी की आप बात कर रहे थे, मैं बताऊं राणा साहब कि हमारा जो कौमी मीडिया है जिसमें टीवी और अखबारात शामिल हैं, उनकी तरफ से बड़ा मस्बत किरदार जो है इस मौके पर हमें सामने आया है। और उसकी एक बुनियादी वजह भी ये है कि इंतहा पसंदी से जितना मुल्क को खतरा है, उससे ज्यादा मीडिया को खतरा है। हम तो सबसे पहले हम टारगेट होते हैं, हमारी तो हमें पता है कि हम जब किसी एक फरीक की खबर छापते हैं तो दूसरा फरीक जो है अब वो वहां पर दफातर के बाहर आकर डेरे लगाकर बैठ जाए। बिल्कुल ठीक है। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हमारा नामीबिया से आज मैच है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हम जीत के सेमीफाइनल में जाएंगे। लेकिन हॉकी की भी तैयारी, वर्ल्ड कप, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की तैयारी जारी है। पूरी कौम जो है क्रिकेट की तरफ है, हमने कहा ज़रा हॉकी की तरफ भी तवज्जो करा दें। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद है आसिफ बाजवा साहब, सेक्रेटरी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, तो मैं इनका ज़रा उनसे भी पूछें कि हॉकी की तैयारी क्या है। बाजवा साहब, कैसी तैयारी चल रही है वर्ल्ड कप की? कोई अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है? जी राणा साहब, आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली कराची में 2012 के बाद 20 लड़के अनाउंस किए हैं जूनियर टीम के लिए, और 20 तारीख को टीम जो है वाया दिल्ली इंशाल्लाह ताला ओडिशा के लिए उसके लिए रवाना होगी। कोविड की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम ने कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, उनका एक्सपोजर नहीं है, लेकिन लड़कों में टैलेंट भी था है और उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी अच्छी हो रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि इस जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम जो है, जूनियर हॉकी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी।
तो तैयारियां तो चल रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एनओसी, गवर्नमेंट परमिशन भी मिल जाए हमें और हमारे वीजा भी इन टाइम हो जाए। इंशाल्लाह ताला आपको हॉकी के मैदान से अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हॉकी के लड़कों के साथ है। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसा महसूस करते हैं जब कौम पूरी क्रिकेट टीम को अप्रिशिएट कर रही होती है, तो आप लोगों के क्या फीलिंग्स होती हैं? देखें, खुशकिस्मती है क्रिकेट की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन है, स्पोर्ट्समैन है और बड़ा पैशन है उनका क्रिकेट के लिए। तो अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा कोई हॉकी वाला कभी को प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो हॉकी की भी उसी तरह पजीराई होना शुरू हो जाएगी। तो राणा साहब, ये चीजें जो है मेरा ख्याल है इस लेवल पे इक्वली सबको होना चाहिए। हॉकी की जो खिदमत हैं वो किसी स्पोर्ट्स की नहीं है। 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है हमने, 3 ओलंपिक मेडल जीते हैं, 3 दफा हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, 4 दफा हम एशियन गेम जीते हैं, 3 दफा हम एशिया कप जीते हैं और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की तो था ही नहीं है। तो इट्स ओनली ओलंपिक स्पोर्ट्स जिसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, चारों सूबाई गवर्नमेंट को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, और अल्लाह ताला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। से हम प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि वो हॉकी हॉकी के पे मामलात को भी बिल्कुल। लीड अच्छा राणा साहब, मैं क्रिकेट के हवाले से बात कर लूँ कि आप इंडियन टीम को आप हमेशा कंडेम करते हैं। आप ये तो अप्रिशिएट करें कि वो पहली टीम है जिसने क्वालिफाई कर लिया है बैक होम। जी बिल्कुल, घर वापस जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। कल इस पे हम बात करेंगे। आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बड़ा मजेदार टॉपिक है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि इंडिया अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है अगर वो बम्बई एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रख ले तो। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।